बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। आजकल सानिया बहुत खुश थी। किराए के मकान से जान जो छूटने वाली थी। अब्बू ने बहुत सोच विचार के बाद शमशाबाद में एक 300 गज का प्लॉट खरीद लिया जो शहर से दूर और वीरान होने की वजह से निस्बतन सस्ता और इनकी रेंज में था। शुरू में तो सानिया और इसकी माँ हुरिया इस इलाके की वीरानी देखकर बहुत घबराईं। अब्बू, ये जगह तो बड़ी होलनाक है और फिर शहर से इतनी दूर मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी। सानिया FSC की तालबा थी और इसका भाई जायद इंजीनियरिंग कर रहा था। बेटा, लाहौर की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ रोज़गार के मौके ज़्यादा हैं, इसलिए हर सूबे के लोग यहाँ आकर आबाद हो रहे हैं। कुछ ही अरसे में ये इलाका भी गुंजान आबाद हो जाएगा। और वाकई सलीम साहब का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। 6 माह बाद घर मुकम्मल होने पर इन्होंने शिफ्टिंग की तो काफ़ी घर बन चुके थे। सिर्फ इनके आसपास के प्लॉट खाली थे। घर देखकर सानिया खुशी से बेहाल हो गई। घर बेहद खूबसूरत था, ख़ास तौर पर छोटा सा सरसब्ज़ लॉन, 3 बेडरूम और अटैच बाथरूम पर मुश्तमिल इस घर में हर वो सहूलत मौजूद थी जिसका सानिया ख्वाब देखा करती थी। सानिया खुशी से अब्बू से लिपट गई। थैंक यू अब्बू, इतने खूबसूरत घर का तो मैंने सोचा भी ना था। अच्छा किया जो नहीं सोचा। इस घर पर सिर्फ मेरा और अम्मी अब्बू का हक है। तुम किस खेत की मूली हो? जायद ने हंसकर कहा तो सानिया को पतंगे लग गए। आप यूं ही जलते हैं, मैं देखना अपना कमरा किस खूबसूरती से सजाऊंगी, वो अकड़ कर बोली। सिर्फ नाम का कमरा होगा तुम्हारा, क्योंकि कुछ अरसे बाद हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। इंतज़ार कर रहे हैं उस शख्स का जो इस मुसीबत को अपने घर ले जाएगा। जायद ने फिर इसे छेड़ा और सानिया इसको मारने दौड़ी, लेकिन सलीम साहब बीच में आ गए। भाई जाहिद, मत छेड़ा करो मेरी बेटी को। ये रौनक और रहमत है इस घर की। इसकी रुखसती के बाद भी कमरा इसके नाम अलॉट रहेगा। और सानिया ने जुबान चढ़ाते हुए खुद को बाप की बाहों में छुपा लिया। कई दिन तो घर की शिफ्टिंग में निकल गए। फिर सानिया को तन्हाई सताने लगी। घर के सन्नाटे और वीरानी से दिल घबराने लगा। हालांकि काफ़ी घर आबाद थे, लेकिन अजीब खुश्क और बदसोक लोग थे। किसी ने भूले से भी आकर झांका तक नहीं था। जो वक्त गुजर रहा था, सानिया एक अजीब किस्म की बेचैनी और इस्तराब का शिकार हो रही थी। आजकल कॉलेज की भी छुट्टियां थी और मोबाइल पर दोस्तों से कितनी बातें करती और कब तक टीवी देखती। किसी से अपनी कैफियत शेयर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि घर खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा तावली वो खुद थी। आज अचानक अम्मी को सलीम साहब के दोस्त की वालदा के इंतकाल पर जाना पड़ गया। अब्बू ने अम्मी को जनाजा उठने से पहले पहुंचने की ताकीद की थी। अम्मी, मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी? सानिया ने एहतजाज किया। मैंने जाहिद को मैसेज कर दिया है, वो मुझे 1 घंटे बाद पिक कर लेगा। तुम्हारे अब्बू तो जनाजा पढ़ कर ही आएंगे। तुम जब तक टीवी देखती रहना। और हाँ, वो वापस पलट कर बोली, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम दरवाज़ा मत खोलना। सानिया ने लाउंज में रखे टीवी को खोल दिया। इसका पसंदीदा ड्रामा आ रहा था। अचानक इसे लगा इसके पीछे कोई खड़ा है। इसने मुड़कर देखा, कोई भी नहीं था। ला हौला वला कुव्वत। इसको अपनी बुज़दिली पर हंसी आ गई और अचानक किसी का भारी हाथ इसके कंधे पर आ धरा। इसकी चीख निकल गई और घबरा कर खड़ी हो गई। कोई नहीं था। इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पसलियां तोड़कर बाहर आने लगा। इसने घूमकर पूरे कमरे का जायजा लिया और घबरा कर आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। इसको सर्दी महसूस हो रही थी। नवंबर का महीना था और खुले इलाके की वजह से फिजा में खंकी सी पैदा हो गई थी। इसने टीवी बंद किया और कॉफ़ी बनाने किचन की तरफ बढ़ गई। किचन इनका अमेरिकन स्टाइल में बना हुआ था और काउंटर के साथ 2 कुर्सियां रखी हुई थी जिस पर अक्सर दोनों माँ बेटी दोपहर का खाना खाया करती थी। अभी इसने सोचा था कि कॉफ़ी फेंटने की आवाज़ आने लगी। सानिया की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। तैयार कॉफ़ी काउंटर पर रखी थी। वो घबराकर अपने कमरे में बंद हो गई और मोबाइल पर जाहिद से बात करने की कोशिश करने लगी, मगर शायद सिग्नल्स का प्रॉब्लम था। वो चीख कर रोने लगी। अचानक किसी ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। फिर इसे अपना होश नहीं था। आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर थी और बाहर से अम्मी और भाई की बातों की आवाज़ें आ रही थी। वो घबराकर कमरे से बाहर निकल आई। भाई, दरवाज़ा किसने खोला?
اس نے بمشکل سوال کیا۔ پاگل، تم نے ہی تو کھولا تھا۔ پھر بات کیے بغیر جا کر کمرے میں سو گئی، مگر امی نے تمہیں اٹھانے نہیں دیا کیونکہ تم نے زبردست سگھراپے کا مظاہرہ کر کے انہیں حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ کھانا تیار، روٹی پکی ہوئی اور گھر صاف ستھرا۔ تم اس قدر کام چور نکمی ہو تو آج کام کرنے کا کیسے دورہ پڑ گیا؟ زاہد کے لہجے میں شرارت تھی۔ مت تنگ کرو میری بیٹی کو، اس قدر کام کیا ہے اس نے، تھک کر سو گئی ہوگی۔ حوریہ نے پیار سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیسے بتاؤں انہیں کہ میں نے تو کوئی کام نہیں کیا، اور پھر اگر بتا بھی دیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ قرض ادھار لے کر یہ گھر بنایا ہے، کیسے چھوڑنا ہوگا؟ شاید میں نے خواب دیکھا ہو، لیکن کیا میں نے خواب میں کھانا پکایا تھا؟ حوریہ اور سلیم صاحب کافی حیران تھے۔ ثانیہ جو نماز پڑھنے کی عادی نہ تھی، آج کل بغیر کہے نماز کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک بھی کر رہی تھی۔ دونوں ہی بہت خوش تھے اور دعا گو بھی تھے کہ FSC کرتے ہی اس کی شادی ہو جائے، مگر پریشانی یہ تھی کہ لوگ رشتے کے لیے کہتے ضرور تھے، لیکن شمس آباد آنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا۔ اب تو سلیم صاحب کو شہر سے باہر گھر بنانے پر ملال ہونے لگا۔ ہمیشہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے استخارہ کرتے تھے، نہ جانے کیوں گھر بنانے سے پہلے وہ استخارہ کرنا بھول گئے۔ اب وہ پچھتا رہے تھے۔ سلیم صاحب نے ثانیہ کی تنہائی کے خیال سے اس کے کمرے کے لیے بیوی کی مخالفت کے باوجود چھوٹا ٹی وی لے کر رکھ دیا تھا تاکہ وہ اپنے کمرے میں سکون سے ٹی وی دیکھ سکے۔ رات کو نیند نہ آنے پر جب ثانیہ نے ٹی وی کھولا تو اس پر کوئی ڈراؤنی مووی آ رہی تھی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ٹی وی بند کرنا چاہا تو وہ جام ہو گیا۔ اس کو لگا ہر آنکھ اس کو گھور رہی ہے، ہر چہرہ اس پر ٹکا ہے۔ ایک جگر پاش اور حوصلہ شکن نظارہ اس کے سامنے تھا۔ خوف سے اس کا اپنا چہرہ مسخ ہو گیا، ہاتھ پاؤں مفلوج اور گلا خشک۔ ایک ڈھانچے جیسی چیز جس کے بڑے بڑے دانت آگے کی طرف نکلے ہوئے تھے، آنکھوں کی جگہ خالی گھڑے جھانک رہے تھے، اور چھیتڑوں جیسے کپڑے سے لٹکے ہوئے ہاتھ زمین کو چھو رہے تھے۔ وہ بدنما چیز اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ثانیہ بری طرح چیخنے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر سب اس کے کمرے میں آ گئے۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے سب کی طرف دیکھا اور ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو کہ بند ہو چکا تھا، اور ثانیہ اسی وقت بے ہوش ہو گئی۔ اس کو ہوش آیا تو کچھ لمحے تو ذہن نے کام کرنا بند کر دیا، پھر رفتہ رفتہ یاد آنے پر وہ ماں سے لپٹ کر رونے لگی اور ایک ایک لفظ انہیں بتا دیا۔ بیٹا، آخر منہ ہی منہ میں کیا بدبدا رہی ہو؟ بولتی کیوں نہیں؟ ارے تمہاری آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ امی، ابو اور بھائی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اس کی بات سن کیوں نہیں رہے، سمجھ کیوں نہیں رہے۔ امی اس کو گلے لگا کر بری طرح رونے لگی۔ ابو اور زاہد بھی پریشان ہو گئے۔ بیٹا گمسم کیوں ہو؟ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا ہے تم کو؟ کوئی بہانہ خواب دیکھا تھا تم نے؟ اب ثانیہ پریشان ہو کر سوچ رہی تھی، آخر میری بات سب لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ امی، کیا میں روزانہ آپ کے کمرے میں سو جایا کروں؟ شام میں اس نے ڈرتے ڈرتے امی سے پوچھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ثانیہ؟ بالکل ہی بچہ بن گئی ہو۔ یہ دیر تک جاگنے کا نتیجہ ہے۔ میں تو پہلے ہی تمہارے کمرے میں ٹی وی رکھنے کے خلاف تھی، مگر تمہارے ابو اور بھائی کے لاڈ کے آگے میری کہاں چلتی ہے؟ اب ساری رات جاگتی ہو اور صبح مشکل سے اٹھتی ہو۔ ثانیہ نے ایک مرتبہ پھر زبان کھولنے کی کوشش کی، لیکن زبان پر تو جیسے تالے پڑ گئے ہوں۔ وہ ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ امی پلیز یہ گھر بیچ دیں، اس نے ہمت کر کے کہا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کس قدر محنت، مشقت اور دقتوں سے یہ گھر بنا ہے۔ کیا تمہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ تمہارے ابو کو کتنی محبت ہے اس گھر سے؟ امی یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئیں اور ثانیہ سوچ میں پڑ گئی، کیا اس گھر میں آصف کا اثر ہے یا میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ آخر باقی سب بھی تو اس گھر میں رہتے ہیں۔ اس نے سوچا آج وہ ضرور ابو کو بتائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کمرے سے باہر جو ہی قدم نکالا، اس کے بولنے سے پہلے ہی امی بول پڑی، خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا۔ امی پلیز میری بات تو سنیں، ثانیہ نے عاجزی سے کہا۔ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ امی تو نہانے کے لیے گئی ہیں، زاہد نے اخبار میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی، امی ابھی یہیں کھڑی تھی، وہ گھبرا کر بولی۔ ثانیہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں کئی دن سے نوٹ کر رہا ہوں، تم بتاتی کیوں نہیں ہو؟ بھائی آپ ذرا میرے کمرے میں آئیں۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے بستر پر بیٹھتے ہی اس سے پوچھا۔ اچانک ثانیہ کی نظر اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر پڑی، جہاں پر دو آنکھیں اس کو مسلسل گھور رہی تھی۔ بھائی وہ چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ کیا بات ہے ثانیہ؟ تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ کچھ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ اسی لمحے امی کمرے میں آئی اور ثانیہ کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔
क्यों भाई को तंग कर रही हो? मना तो किया था तुम्हें फजूल बातें नहीं करना। क्या हो गया है अम्मी, क्यों बिला वजह इसको डांट रही हैं? हुरिया ने घूर कर सानिया की तरफ देखा और जाने इनकी आंखों में क्या था कि सानिया की सिट्टी गुम हो गई और आवाज़ उसकी उसी वक्त बंद हो गई। इसने बेबसी से भाई की तरफ देखा और सर झुका लिया। तुम परेशान ना हो, मैं अभी अम्मी से बात करता हूँ, बिला वजह तुम्हें डांटती रहती हैं। अम्मी आपको क्या हो गया है? क्यों सानिया के पीछे पड़ी रहती हैं? बिला वजह इसको आपने क्यों डांटा? जाहिद माँ से बिगड़ कर बोला, अकलौती बहन है मेरी और मुझे बेहद अजीज है। पागल हो गए हो? मैं क्यों डांटूंगी सानिया को? मैं तो अभी अभी नहा कर निकली हूँ। जाहिद को अच्छा नहीं लगा कि वो माँ की गलत बयानी पर इन्हें टोके। उस दिन तो हद ही हो गई। इसने मुंह पर साबुन लगाकर नल खोला तो हवा निकलना शुरू हो गई बजाय पानी के। इसने जोर जोर से अम्मी को पुकारना शुरू कर दिया, अम्मी मोटर चला दें, पानी ख़त्म हो गया है। आंखों में मिर्चें लगने लगी तो इसने जो ही तौलिए से मुंह पहुंचा, इसकी चीखें निकल गईं। एक भयानक चेहरा इसके सामने था। वो गिरती पड़ती अम्मी के कमरे की तरफ दौड़ी। हुरिया बेगम ने सानिया को घूर कर देखा। इनके चेहरे का जाविया बिगड़ गया था और आंखों से कहर बरस रहा था। सानिया घबरा कर कमरे से बाहर निकल आई और गेट पर ही बैठ गई और भाई और अब्बू को देखकर इसकी जान में जान आई। क्या तरीका है ये? घर के बाहर क्यों बैठी हो? जाहिद ने डांटना शुरू कर दिया तो वो जवाब दिए बगैर अंदर की तरफ बढ़ गई। सामने ही अम्मी खड़ी थी। कहाँ चली गई थी तुम बेटा? मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ। इसने मुंह खोलना चाहा मगर माँ की कहर आलूदा निगाहों ने इसकी बोलती बंद कर दी। अब्बू मुझे सानिया की बड़ी फिक्र है, पता नहीं क्यों हर वक्त डरी डरी सहमी सहमी रहती है। पूछो तो कुछ बताती भी नहीं, ना जाने क्या मसला है इसके साथ। तन्हाई में जाहिद ने बाप के सामने अपने खदशे का इजहार किया तो सलीम साहब सोच में पड़ गए। तुम ठीक कह रहे हो, महसूस तो मैं भी कर रहा हूँ कई रोज से। घर में सफ़ेद बिल्ली को देखकर सानिया की आंखें चमक उठी। इसको बिल्लियाँ बड़ी पसंद थी। इसने बिल्ली को गोद में उठा लिया। अम्मी देखें किस कदर खूबसूरत और सेहतमंद बिल्ली है, भाई को दिखाती हूँ। अचानक सानिया को लगा बिल्ली का साइज बड़ा होता जा रहा है। इसके वजन से इसके हाथ दुख रहे हैं। इसने जैसे ही बिल्ली की तरफ देखा इसकी चीखें निकल गई। बिल्ली के पांव जमीन से टकरा रहे थे और इसकी गोद में एक सेहतमंद बकरा था। इसने जोर से बकरा फेंका और चीखें मारने लगी। इसकी चीखें सुनकर सब जमा हो गए। सानिया थर थर कांप रही थी। इसने माँ की तरफ से मुंह फेर कर बोलना शुरू कर दिया। वो जानती थी माँ की तंबीह इसकी बोलती बंद कर देगी। सानिया ने रोते हुए माँ की तरफ देखे बगैर सारी कहानी अब्बू और जाहिद को सुना डाली। ये सुनते ही जाहिद और अब्बू बहुत परेशान हो गए। हुरिया तुमने सानिया की बात क्यों नहीं सुनी? सलीम साहब गुस्से में दहाड़े। मैं आपको क्या बताती, खुद मेरी अपनी बोलती बंद थी। खुद सारी सारी रात में जागती हूँ। दीवारों पर छत पर मुख्तलिफ शक्लें मुझे डराती रहती हैं। कभी इनके हाथ लंबे हो जाते हैं और अजीब अजीब भयानक शक्लों का रक्स पूरी रात जारी रहता है। कई मर्तबा आपको बताना चाहा मगर मेरी आवाज़ बंद हो जाती है। कितनी मर्तबा मैंने सानिया को भी बताने से मना किया है और ये आवाज़ मेरे अंदर से आती है, जैसे किसी से अगर जिक्र किया तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और फिर मुझे ये भी एहसास था कि आपने कितनी मेहनत और मुशक्क़त से उधार कर्ज लेकर ये घर बनाया है। इसकी बुनियादों में आपके खून पसीने की कमाई शामिल है। कैसे इसे छोड़ दें? आखिर में अम्मी रोने शुरू हो गई। हैरत है मुझे तुम पर, इतनी तवील रफ़ाकत में तुमने मेरे बारे में यही अंदाज़ा लगाया। अरे बेगम, तुमसे और अपनी औलादों से ज़्यादा मुझे दुनिया में कोई चीज़ अजीज़ नहीं। इस घर को कोड़ियों के मोल बेच दूँ तो भी सौदा महंगा नहीं। मगर मुझे दुख ये है कि दोनों माँ बेटियाँ इस असियत से गुजरती रहीं और जिक्र तक नहीं किया। यकीनन इस घर पर आसेबों का असर है। हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। आज से मैं सानिया के कमरे में और सानिया अपनी माँ के साथ सोएगी और सोते वक्त आयतुल कुर्सी 7-7 मरतबा पढ़कर अपना हिसार ज़रूर कर लेना। सानिया के कॉलेज खुल गए थे। जब से सानिया ने माँ के साथ सोना शुरू किया था इसका खौफ दूर हो रहा था। सलीम साहब भी किसी आलिम की तलाश में थे। साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर से भी घर बेचने की बात कर रखी थी। सलीम साहब इस वीरान इलाके में घर बनाकर काफ़ी पछता रहे थे। एक दिन वो घर पहुंचकर बेल बजाने ही वाले थे कि एक बुजुर्ग को अपनी तरफ बढ़ते पाया। अस्सलामुअलैकुम, इन्होंने शाइस्तगी से सलाम किया। सलीम साहब इनकी ज़ाहिरी हुलिये से मुतासिर हो गए। आप सलीम साहब हैं? इन्होंने धीमे लहजे में पूछा। जी, आप कौन? सलीम साहब के लिए वो बिल्कुल अजनबी थे। मुझे अब्दुल रहमान कहते हैं, डिफेंस में मेरी रिहाइश है। सुना था आप मकान बेचना चाह रहे हैं, इसी सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूँ।
सलीम साहब ने इन्हें ड्राइंग रूम में लाकर बिठाया और फिर रख रखाव से मुतासिर होकर हर बात बता दी, सिवाय इसके कि घर में किसी किस्म के आसेब का शक है। क्योंकि खुद वो इस तजर्बे से नहीं गुजरे थे, इसलिए इन्होंने बताना भी मुनासिब नहीं समझा। अगर आप डिफेंस में रहते हैं तो यहाँ घर क्यों लेना चाह रहे हैं? सलीम साहब अपना तजस्सुस बरकरार न रख सके। आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? फिर वो नरमी से गोया हुए, कीमत का तयन आप पर छोड़ता हूँ। आप शहर के किसी हिस्से में भी इतना ही बड़ा मकान पसंद कर लें, वो आपके नाम हो जाएगा, फिर यह आप मेरे नाम कर देना। देखिए अब्दुल रहमान साहब, मैं सौदे में बेईमानी नहीं कर सकता। जिस कीमत में मुझे ये मकान पड़ा है, इस कीमत में तो शहर में इससे एक आधा घर भी नहीं आएगा। सलीम साहब ने सफाई से अपनी हैसियत बता दी। बुजुर्ग ज़ेरे लब मुस्कुराए, फिर संजीदगी से गोया हुए। आपको कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। आप जल्द से जल्द मकान पसंद कर लें, मैं 1 हफ्ते बाद आकर आपसे फिर मिलूँगा। और जाते जाते वो पलट कर बोले, अभी स्टील के बारे में किसी को मत बताइएगा। सलीम साहब को हैरान छोड़कर अब्दुल रहमान साहब जा चुके थे और सलीम साहब हैरत में डूबे सोच रहे थे, क्या ये गैब की मदद है? सलीम साहब ने 1-2 जगह घर पसंद कर लिए, लेकिन इन दोनों में से किसी एक की भी इन्हें मिलने की उम्मीद ना थी। अब इन्हें अब्दुल रहमान साहब का पूरी तरह इंतज़ार था और हस्बे वादा वो 1 हफ्ते बाद आ गए। उम्मीद है आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा, इन्होंने बैठते ही पूछा। घर तो मैंने पसंद कर लिया है, मगर मुझे अंदाज़ा है वो मेरी रेंज में नहीं है। आप इस घर की कीमत लगा दें, हम किराए के घर में चले जाएंगे, फिर बाद में हम ख़रीद लेंगे। सलीम साहब ने हिचकिचाते हुए शर्मिंदगी से कहा, जब हम आपसे कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तो क्यों आप फ़िक्र करते हैं? अब्दुल रहमान ने इनके हाथ पकड़ा और अपनी गाड़ी में बिठाकर शहर का रुख किया। सलीम साहब पर तो एक ख्वाब की सी कैफियत तारी थी। फिर 1 हफ्ते बाद 240 गज का मकान इनके नाम हो चुका था और 1 दिन में ही इनका घर अब्दुल रहमान के नाम हो गया। सलीम साहब की हैरत पर वो मुस्कुराकर बोले, आप किसी शक में ना पड़ें और अपनी शिफ्टिंग शुरू करें। आप अपनी बेटी की शादी की वजह से भी परेशान हैं, देखिएगा वो घर आपके लिए बहुत खुशनसीबी की अलामत होगा और आपकी बेटी की बहुत अच्छी जगह शादी हो जाएगी। इन बुजुर्ग की पेशन गोई बिल्कुल सच साबित हुई। ये घर इनके लिए बहुत खुशनसीब साबित हुआ। सलीम साहब की प्रमोशन हो गई और सानिया के लिए बहुत अच्छे घराने से रिश्ता आ गया। सानिया तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी थी। घर भी बहुत खूबसूरत और पुरसुकून था। अम्मी तो अब्दुल रहमान साहब को दुआएं देती ना थकती थी। एक दिन उन्होंने अब्बू से कहा, मेरा ख्याल है किसी दिन इनके घर चलकर इनका शुक्रिया तो अदा कर दें, सानिया की मंगनी की मिठाई भी खिलाएंगे। सलीम साहब को बेगम की तजवीज़ बहुत पसंद आई। दूसरे दिन वो बड़ा सा केक लेकर बेगम के साथ इनके घर पहुंच गए। बेल दे देकर थक गए, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिर तंग आकर उन्होंने एक पड़ोसी से पूछा, ये अब्दुल रहमान साहब का घर है ना? क्या वो घर पे नहीं होते? आप किसकी बात कर रहे हैं? वो साहब हैरत से बोले, ये घर पहले हमारा था और हमने अब्दुल रहमान साहब को बेचा था। आज हम इनसे मिलने आए हैं। कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा, हालांकि घर की तमाम लाइट्स जली हुई हैं और महसूस हो रहा है कि अंदर कोई है। जाइए जाइए, अपना रास्ता नापिए। इस घर में तो आज तक हमने किसी को नहीं देखा, अलबत्ता रोज़ाना रात को लाइट्स ज़रूर चल जाती हैं। लोग कहते हैं इस घर में जिन्नों का बसेरा है। क्या पता, लेकिन कोई आज तक अंदर नहीं गया। अगर कभी किसी बच्चे की बॉल खेलते हुए अंदर चली जाए तो वहाँ से कोई बाहर फेंक देता है। जो कोई भी है, जिन है या सेब, हमें कोई परेशानी नहीं, बल्कि शायद इन्हीं की वजह से पूरे मोहल्ले में सुकून है। ना चोरी है, ना चकारी, ना कत्ल गारतगरी, ना हंगामा आराई। वापसी के सफ़र में सलीम साहब ने बेगम को तंबीह की, देखो जो कुछ हमने सुना समझ लो नहीं सुना, भूले से भी कभी किसी से जिक्र मत करना। जो भी इस घर के मकीन थे वो नहीं चाहते थे कि हम लोग इस घर में रहें। वो हमारी मजबूरी को समझते हुए वो मकान लेकर ख़रीदार बनकर आ गए। इन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमारा भला ही किया। इसलिए बेहतर है कि हम भी इस बात को भूल जाएं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।